कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया का ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, इतने रेवोल्यूशंस आए तो एक ब्रीदिंग रेवोल्यूशन भी आना चाहिए था। बड़ी बड़ी सुंदर बात आपने कही। हाँ। बिल्कुल सही बात है। मतलब ब्रीदिंग रिवॉल्यूशन आना चाहिए था, और अगर ब्रीदिंग रिवॉल्यूशन आ जाता, जो मैं समझता हूं कि धीरे धीरे आ रहा है, तो हमारी बहुत समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और सही मायने में यदि हम ब्रीदिंग पर काम करना शुरू कर दें, तो केवल ब्रीदिंग पर काम करने से हमारे ये इतना इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारी लाइफ का। सर मेरे को ना कोविड बड़ा याद आ रहा है इससे ना, क्योंकि कोविड के अंदर ना वो मीटर सा चला था। फेसबुक पे मेरे पास एक रील आई थी जी कि भैया अपनी सांस रोको जी और देखो कितने टाइम तक आप होल्ड कर सकते हो। अगर जी। ये 0 से 60 तक अगर आप कर पा रहे हो तो आप ओके हो। जी। मुझसे नहीं हुआ सर, वो नहीं हुआ ना, बीच में ही खत्म हो गया। जी जी। वो यही है ना कि हमने उनको सेल्स को ताकत नहीं दी हुई। और एक बड़ी आपको मैं इंटरेस्टिंग बात और बताऊं, एंड देयर इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑन दिस, कि जब हमने सांस को भीतर ले जाकर रोक लिया और अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो गई, ये हमारे न्यूरल डिसऑर्डर के लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा, 1 मिनट में एवरेज हम 40 थॉट्स आते हैं। वैसे कभी गिने तो नहीं होंगे। कभी नहीं तो गिने। 1 मिनट में करीब 40 थॉट्स आते हैं, और 1 मिनट में करीब 15 से 17 श्वास आते हैं। और इन दोनों का सीधा संबंध है। अब थॉट्स बढ़ेंगे तो सांस फास्ट हो जाएगी, थॉट्स कम होंगे तो सांस स्लो हो जाएगी। तो दोनों का सीधा संबंध हो गया। और टाइप ऑफ थॉट्स के ऊपर भी, नेगेटिव थॉट होंगे सांस फास्ट चलेगी, रटिक चलेगी। पॉजिटिव थॉट होंगे सांस स्लो चलेगी। जय हिंद दोस्तों, आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल हस्ती हैं जिनको मैंने बहुत सारे किस्से अपने दोस्त से सुने हैं। साथ में सर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की एक बहुत ही रिप्यूटेड पोस्ट से इंडिया से रिटायर हुए हैं, प्लस साथ में अध्यात्म साधना केंद्र के सर डायरेक्टर हैं। आज सर से जानते हैं अध्यात्म के बारे में, और उसी के अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अध्यात्म के अंदर सर बताते हैं बहुत ज़रूरी है जानना, वो है ब्रीदिंग, और जिसे आप और मैं बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते हैं। पता है क्यों? ऑक्सीजन है, सांस मिल रही है, आ रही है, जैसी आ रही है आने दो। तो बहुत ही वार्म वेलकम मैं सर का करना चाहूँगा। वेलकम सर, कैलाश चंद्र जैन सर। सर सीधा सा क्वेश्चन, सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ। नई जनरेशन के बच्चे नई नई चीज़ें फेस कर रहे हैं, बट पुरानी चीज़ें हम भूलते जा रहे हैं। उसी के अंदर एक सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आ रहा है वो आ रहा है ब्रीदिंग। ठीक है, ऑक्सीजन है, हमें लेनी है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी है, बस इतना ही साइंस में पढ़ लिया बहुत है। हमारी पिछली जनरेशन क्या सोचती थी, हमें मतलब नहीं है, हम बस अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। लेकिन ये ब्रीदिंग क्यों इंपॉर्टेंट है सर, जानना मुझे आज ये जानना है। मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो नई जनरेशन को माफ़ करें। अच्छा, ये कह देना कि नई जनरेशन को मालूम नहीं है, अरे भाई, जिस जनरेशन ने इनको जन्म दिया और पाला पोसा, उनको ही इसके बारे में कितनी जानकारी थी और कितना उन्होंने पास ऑन किया। यदि उनको जानकारी रही होती, इसके बारे में सीरियस होते, तो क्या ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट नहीं होता? अब मेरी समझ में तो ये स्कूल एजुकेशन का, प्राइमरी एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए था। बिल्कुल ठीक, वहाँ से शुरू करना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है। अब हमने बताया नहीं, हम कह रहे हैं कि नई जनरेशन को नहीं मालूम, तो दोष तो हमारा है, उनको तो दोष नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया का ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, इतने रेवोल्यूशंस आए तो एक ब्रीदिंग रेवोल्यूशन भी आना चाहिए था। बड़ी बड़ी सुंदर बात आपने कही। हाँ। बिल्कुल सही बात है। मतलब ब्रीदिंग रिवॉल्यूशन आना चाहिए था, और अगर ब्रीदिंग रिवॉल्यूशन आ जाता, जो मैं समझता हूं कि धीरे धीरे आ रहा है, तो हमारी बहुत समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और सही मायने में यदि हम ब्रीदिंग पर काम करना शुरू कर दें, तो केवल ब्रीदिंग पर काम करने से हमारे आधे अस्पताल शायद बंद हो जाएं। ये इतना इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारी लाइफ का। तो मतलब कहीं ना कहीं जो अस्पतालों में भीड़ हो रही है उसका एक मेन रीजन ये है कि हम सांस ही ढंग से नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही है। एक्चुअली हमें इस एक संबंध को समझना है। मैं एक टैगलाइन यूज करता हूं हमेशा। ठीक है।
कि rhythm and speed of the breath is the barometer of our physical, mental and emotional health. ओह, श्वास की गति और लय हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का थर्मामीटर है, बैरोमीटर है। तो यदि हमें श्वास के बारे में मालूम हो कि श्वास मुझे कैसे लेना है, उसकी रिदम कैसी होनी चाहिए, उसकी स्पीड कैसी होनी चाहिए, तो हम अपने स्वास्थ्य के बारे में पूरा जानते हैं। श्वास को ठीक कर लिया तो हमने स्वास्थ्य को ठीक कर लिया, और स्वास्थ्य ठीक है तो श्वास ठीक चलेगा। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बट सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है ना, हमें पता ही कुछ नहीं, और कोई बताने वाला नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है सर। नहीं, वो तो ये आपने जो कहा ये तो बात है ही। मैं एजुकेशन सिस्टम का चूंकि पार्ट नहीं रहा, लेकिन अब बड़ी अवेयरनेस आई है। ग्लोबल लेवल के ऊपर भी बहुत रिसर्च हुई है। अगर आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ब्रीदिंग पर, जिसे हम लोग प्राणायाम के रूप में जानते रहे हैं, और वो सब यहाँ से हमारे इन तत्वों को उठाकर लेकर गए कि ये इंडिया वाले प्राणायाम के ऊपर इतनी बात कर रहे हैं, इसके पीछे कहानी क्या है। और उस पर जब इन्होंने रिसर्च की और उसके रहस्य जो उनके सामने आए, दे गोट अमेज्ड। देयर इज एम्प्टीन लिटरेचर अवेलेबल ऑन ब्रीदिंग अलोन। I mean, you'll find books on breathing alone, और वो इतना ब्यूटीफुली साइंटिफिकली रिसर्च्ड डॉक्यूमेंट्स पेश करते हैं कि हमें प्रसन्नता होती है कि जिसे हमने परंपरा से पाया, लेकिन जिसकी हमने कीमत नहीं आकी, कदर नहीं की, उस पर वेस्ट में इतना रिसर्च हो रहा है। तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट बड़ा इंपॉर्टेंट। आई विल से इफ देयर इज वन थिंग दैट आई शुड लर्न इन लाइफ, इफ देयर इज वन थिंग दैट आई शुड वर्क ऑन टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर्स, तो मैं कहूँगा वो ब्रीदिंग है। आपने केवल इस पर काम कर लिया तो आपकी केवल, मैं तो यही नहीं कह रहा आपकी शारीरिक समस्याओं की बात नहीं कर रहा, जीवन की समस्याओं की बात कर रहा हूं मैं। जीवन की समस्याओं का समाधान इसमें छुपा हुआ है। आपके साथ चर्चा करेंगे तो धीरे धीरे मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। एक पॉइंट क्वेश्चन और रेज करूंगा। यंग जनरेशन जिम के अंदर सर मशीनें तोड़ रही है सर, वो क्या ठीक है? क्योंकि सांस लेना तो मुझे नहीं लगता उनको भी आता है, वो भी मेरी तरह ही सांस ले रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं? और रात को जिम करना वो कितना ठीक है? रात को प्राणायाम तो मेरे हिसाब से नहीं रिकमेंडेड, तो रात को जिम करना क्या ठीक भी है? देखिए, ऐसा है कि हमें, हमारी परंपरा है आसन प्राणायाम की, हाँ, और आजकल नई परंपरा है जिम की। और वो जिम रात वाला तो इसलिए आ गया कि अब समय नहीं है, समय ही नहीं है, और समय में भी हम सुबह समय निकालना भी नहीं चाहते, सुबह उठना ही नहीं चाहता ना, हाँ, क्योंकि हम लेट नाइट वाले हैं। हाँ, तो बहुत अगर सूक्ष्म में आप जाएंगे तो दो बातें उभर करके सामने आएंगी। पहली बात तो ये सामने आएगी कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म का, बायोलॉजिक क्लॉक का एक समय है, और हम केवल ग्रोस फिजिकल बॉडी को देखते हैं कि हमारे मसल्स हैं, हमारे स्केलेटल सिस्टम है। उसके आगे जाते हैं तो हमारा न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम है। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड से डिफरेंट तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उनकी एक अपनी केमिस्ट्री है, वो हमारे शरीर और मन पर अलग अलग तरह के प्रभाव डालती है। और उससे भी आगे योग शास्त्र में हमारे यहाँ आता है कि कौन सा हार्मोन किस समय रिलीज होता है, तो उसका एक अपना टाइमिंग है। जैसे मैं आपको बड़ा छोटा सा उदाहरण देता हूं कि भोजन हम करते हैं। अब भोजन दिन में किया, रात में किया, क्या अंतर पड़ा? हमने भोजन, भूख लगी, हमने भोजन कर लिया। लेकिन हाँ, अंतर है। अंतर यह है कि जब आप भोजन करने बैठे तो पहली बात तो है कि भूख लगी होनी चाहिए, क्योंकि जब भूख लगने का मतलब क्या है? भूख लगने का मतलब है कि हमारे हार्मोन्स ने डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करना शुरू कर दिया। हम लोग, हमारा जो जीवन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित नहीं है, ये सुपर इंटेलिजेंस से संचालित है। AI इज तो एन एक्सटेंशन ऑफ SI। हम तो सुपर इंटेलिजेंट है। तो हमारे सिस्टम में ये सुपर इंटेलिजेंस है कि जैसे ही हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाएगा और फूड की और हमें ज़रूरत महसूस होगी, तो हमारी बॉडी अपने आप डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करेगी। वो जैसे ही डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा, वैसे ही हमारे ब्रेन को एक सिग्नल जाएगा कि देखिए, डाइजेस्टिव जूसेस हमने तैयार कर दिए हैं, अब आप भोजन कर लीजिए, भोजन डाल दो। तो फिर अगर हम भोजन करेंगे तो भोजन पचेगा। और यदि हमने वो डाइजेस्टिव जूसेस के सिक्रीट हुए बगैर
भूख लगे बगैर भोजन किया तो फिर वो डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट नहीं हो रहे हैं, तो भोजन ठीक से पचेगा नहीं, और भोजन ठीक से नहीं पचेगा तो वो टॉक्सिक वेस्ट बॉडी के अंदर जमा करेगा और वो अनेक अनेक बीमारियों को जन्म देगा, जिसको हम रोज देख रहे हैं। अब उसी में भोजन के अंदर आपने दिन और रात की बात की, मैं जिम की बात के ऊपर बाद में आता हूं। तो भोजन दिन में करने का एक कारण और है कि जैसे जैसे सनराइज होता है वैसे वैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खुलना शुरू हो जाता है, और दोपहर के समय वो पीक पर होता है। व्हेन द सन इज एट द पीक द डाइजेस्टिव सिस्टम इज आल्सो एट इट पीक्स। अब मनुष्य को छोड़ करके प्रकृति के नियम की कोई भी अवहेलना नहीं करता। जो नेचर ने प्रिस्क्राइब किया है मनुष्य ही केवल उसको वायलेट करता है। वो समझता है कि मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, बट वेदर ही इज इंटेलिजेंट और ही बीइंग फुलिश, दैट इज अ कॉल टू बी टेकन। तो जैसे जैसे सन सेट होता चला जाएगा वैसे ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इनएक्टिवेट होता चला जाएगा। तो अब सनसेट के बाद अगर आपने भोजन किया तो वो आपका सिस्टम अब वीकर हो गया, अब इनएक्टिव हो गया। अब आप जो भोजन कर रहे हैं देन यू आर इनवाइटिंग ट्रबल फॉर योर सेल्फ, बिकॉज उस वक्त भोजन कर बिना प्रॉपरली डाइजेस्टिव जूसेस के सीक्रेट हुए, बिना डाइजेस्टिव सिस्टम के एक्टिवेट हुए जब आप भोजन कर रहे हैं तो वो फिर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर असर डालेगा। उसमें से जो न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट होने चाहिए, वो जो पोषक तत्व बाहर निकलने चाहिए वो पोषक तत्व बाहर नहीं निकलेंगे। जो उसमें से डाइजेस्ट होने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर फेंकना चाहिए उसमें प्रॉब्लम आएगा। और उससे रिलेटेड फिर जो प्रॉब्लम आती है, आज देखिए ना कठिनाई है, आज बहुत बड़ी कठिनाई ये है कि आप एक 100 आदमियों का सैंपल ले लीजिए और 15 से ऊपर की एज ग्रुप का ले लीजिए, बहुत बुरा हाल है सर। और उस 100 में से यदि आपको 90 स्वस्थ मिल जाए पूरी तरह से तो आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। बहुत मुश्किल है, परंतु वो नहीं है। लेकिन 90 तो बहुत ज्यादा बोल दिया सर आपने, उल्टा बोल लो, 10-15 ही ठीक निकल जाए वही बड़ी बात हुई। लेकिन आज से केवल 30-40 साल पहले जब बहुत ज्यादा बिजली नहीं आई थी, जब बहुत ज्यादा हम मॉडर्न लाइफस्टाइल में नहीं थे, तो लगभग हर आदमी सनसेट से पहले खाना खा लेता था। बिल्कुल, तो वो अपने आप डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा था। तो अब मैं आपके मूल प्रश्न पर आता हूं कि रात को जिम करने की बात, तो वह बायोलॉजिकल क्लॉक से संबंधित है। रात को आप जिम करेंगे तो फिर ठीक से नींद नहीं ले पाएंगे। आप कहेंगे कि साहब मुझे बड़ी गहरी नींद आती है, लेकिन वैसा नहीं होगा। जो आपके जूसेस सीक्रेट होंगे वो जूसेस भी ठीक से सीक्रेट नहीं होंगे। तो वो सही मायने में तो ये जो व्यायाम का समय है वो अर्ली मॉर्निंग का समय है, उस वक्त व्यायाम होना चाहिए। रात को वो व्यायाम का समय नहीं है। और एक और भी आपको अंतर समझना होगा, और बड़ा गहरा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर है। योग और व्यायाम एक चीज नहीं है, आसन और व्यायाम एक चीज नहीं है। कोई कहे कि साहब मैं तो आसन तो नहीं करता पर मैं जिम करता हूं, मैं ये नहीं कह सकता कि जिम का लाभ नहीं है। जिम का फायदा है, जिस चीज के लिए कर रहे हैं उस पर बहुत बड़ा फायदा है। आप कर रहे हैं अपनी मैस्कुलर बॉडी के लिए, तो मैस्कुलर बॉडी के लिए जिम का फायदा है। आपके मसल्स बनेंगे, वो दिखाई भी देंगे, अट्रैक्ट भी करेंगे, और उसको अट्रैक्ट होकर शायद आप और मेहनत करेंगे। लेकिन आसन प्राइमरीली हमारे न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम पर काम करता है। हमारा हाइपोथैलेमस है, हमारी पिट्यूटरी है, हमारी पीनियल ग्लैंड है, हमारी थायराइड है, हमारी थाइमस है, स्प्लीन है, गोनाड्स हैं, पैनक्रियाज हैं। उनसे जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो जितने आसन डिजाइंड हैं वो किसी न किसी ग्लैंड को इफेक्ट करते हैं। उस ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो हमारी हेल्थ को पूरी को इफेक्ट करते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे एक किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, बिल्कुल ठीक है, अब उसको हाइपर थायराइड है, कितना भी भोजन कर ले वो कमजोर होगा। और हाइपोथायराइड है तो वो हवा भी खा रहा है तो भी उसका वजन बढ़ रहा है। एक थोड़ा सा परिवर्तन आया उसके न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम में और उसने पूरी उसकी हेल्थ को घुमा दिया। अब उसके मुकाबले में आप जिम को देख लीजिए, तो योग न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम से शुरू होता है और उसके बाद वो मैस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम पर भी काम करता है, मांसपेशियों पर और हड्डियों पर भी काम करता है। और जिम जो है वो मैस्कुलर सिस्टम से शुरू होता है, फिर हड्डियों पर भी काम करता है और शायद थोड़ा न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम पर भी काम करता होगा। तो दोनों में से कौन ज़्यादा प्रभावी हुआ, कौन अंदर गहराई तक जाकर हमें प्रभावित करता है, ये बात हमारे सोचने के, ये अंतर हमें समझना होगा जी। तो इसलिए जिम
करने का समय मॉर्निंग। और जिम कितना करना चाहिए, योग और जिम की तुलना, ये मेरा चिंतन है इस प्रकार से। चलिए जी। सर, अब मैं एक मेन क्वेश्चन जो मेरे पॉडकास्ट का है मैं उस पे आ रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ हमारी ऑडियंस सुनने के लिए कब से वेट कर रही है। सर, हम ब्रीदिंग में गलती क्या कर रहे हैं, यही हमें नहीं पता। जी, पहले तो हम समझ लें कि ब्रीदिंग है क्या। आपने, अभी मैं योग की आपसे बात कर रहा था, तो योग में 2 शब्द सबसे पहले आते हैं, वहीं पर जनरली हम अटक भी जाते हैं, उससे आगे जाते नहीं, मेडिटेशन पर नहीं जाते। हम योग को समझते हैं आसन, और योग को समझते हैं हम प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम ब्रीदिंग टेक्निक है, और बाबा रामदेव जी ने तो उसको अंतर्राष्ट्रीय बना दिया है। सुदर्शन क्रिया रविशंकर जी करवा रहे हैं, उसने भी इसको इंटरनेशनल बना दिया है। तो जितनी भी आप टेक्निक देखेंगे वो सब के सब प्राणायाम को किसी न किसी रूप में उपयोग करती हैं। इवन आसनों का जब प्रयोग करते हैं उसके साथ भी ब्रीदिंग को जोड़ा जाता है कि आपको कौन सा आसन करते हुए कब इनहेल करना है, कब एक्सहेल करना है, कब रोक के रखना है, ये सारा का सारा उसमें बताया जाता है। तो ये सब क्यों किया जाता है? ये सबसे पहले मूल बात के ऊपर जाएं। मूल बात क्या है कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो मैं जिंदा हूं। मैं किस चीज से जिंदा हूं? मेरी ये फिजिकल बॉडी है, क्या मैं उससे जिंदा हूं, या मेरे अंदर प्राण शक्ति है उससे मैं जिंदा हूं? अगर उस प्राण शक्ति को निकाल दिया जाए और केवल मेरी बॉडी रह जाए, तो क्या फिर भी आप कहेंगे यहाँ कैलाश चंद्र जैन बैठे हैं, आप कहेंगे उनकी बॉडी रखी है? तो मेरी चलाने वाली चीज जो है वो तो मेरी प्राण शक्ति है। बिल्कुल। अब कौन आदमी कितना स्वस्थ है, कितना अस्वस्थ है, कितना ठीक है, कितना उसकी दशा खराब है, ये उस बात पर निर्भर करेगी कि उनकी प्राण शक्ति कैसी है। स्वास्थ्य का मतलब क्या है और अस्वास्थ्य का मतलब क्या है? हेल्दी और अनहेल्दी का मतलब क्या है? हेल्दी का मतलब है प्राण शक्ति का पूर्ण होना, सफिशिएंट होना, उसका संतुलित होना, बैलेंस्ड होना। और इल हेल्थ का मतलब क्या है? इम्बैलेंस और इनसफिशिएंसी ऑफ द वाइटल एनर्जी। प्राण शक्ति मतलब वो वाइटल एनर्जी। अब सवाल फिर आएगा कि वाइटल एनर्जी को तो नापने का कोई तरीका ही नहीं है। मेरा आप टेम्परेचर ले सकते हैं, मेरा आप बीपी ले सकते हैं, मेरा ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी प्राण शक्ति को कैसे नापें? प्राण शक्ति को नापने का एक बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है ब्रेथ। ब्रेथ इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ माई वाइटल एनर्जी। मेरे सामने बल्ब जल रहा है, अब बल्ब से रोशनी आ रही है, लेकिन बल्ब में ताकत कहां से आ रही है? पीछे से बिजली से सर्किट, करंट। आ रहा है। तो हमने क्या कभी करंट देखा है? तार देखा है, बिल्कुल, पर तार और करंट एक नहीं है। तार में करंट है, बिल्कुल, लेकिन करंट को बिना तार के आप नहीं देख सकते। बिल्कुल ठीक बात है। तो वो करंट ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, इरेटिक आ रहा है, रेगुलर आ रहा है, स्मूथ आ रहा है, वो डिसाइड करेगा कि बल्ब की रोशनी कैसे आएगी। परफेक्ट। तो मेरी प्राण शक्ति कैसी है वह डिसाइड करेगी कि मैं कैसा हूं, मेरी हेल्थ कैसी है। और प्राण शक्ति को जानने का मैनिफेस्टेशन का तरीका है, उसका मैनिफेस्टेशन है ब्रेथ में, श्वास में। आप ये देख लीजिएगा, कभी भी आप 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल में आपको देखता हूं। किसी भी व्यक्ति को कभी भी बुखार आया हुआ हो और आप उसकी सांस को चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा भी बुखार हो, 100 101 बुखार हो, और आप देखिएगा कि उसकी ब्रेथ बहुत ही इरेटिक चल रही है। अच्छा। जी 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 जी, निश्चित रूप से आप कभी भी जाकर के देख लीजिएगा। करना पड़ेगा सर ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये कभी नहीं सोचा। जी, इरेटिक चल रही है, और आप उससे कहिए कि तुम ब्रेथ को ठीक लो, वो नहीं ले पाएगा। अच्छा। वो ले भी नहीं पाएगा, बिकॉज उसकी फिजिकल बॉडी में जो डिसऑर्डर हो गया है, उस डिसऑर्डर ने उसकी प्राण शक्ति को अफेक्ट किया है। उसकी प्राण शक्ति हम मैनिफेस्ट होती है ब्रीदिंग में, तो वो ब्रीदिंग के अंदर मैनिफेस्ट हो रहा है। तो वो ब्रीदिंग अब आपको बता रही है कि इसको गड़बड़ है, इसके स्वास्थ्य में गड़बड़ है, उसका बुखार ठीक हो जाएगा, उसकी ब्रीदिंग ठीक हो जाएगी। और उससे सरल एग्जांपल देता हूं, उसको तो आप आज रात को ही घर पे चेक कर सकते हैं, तो किसी बीमार आदमी के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो ये कि रात को मान लीजिए नींद खराब हो गई, और ये बड़ी कॉमन चीज है। ये तो जिस आदमी की नींद डिस्टर्ब हो गई, आप उस वक्त जाकर के उससे कहो कि जरा अपनी ब्रेथ चेक कर लो। अच्छा। आपकी नींद डिस्टर्ब्ड है तो ब्रेथ डिस्टर्ब्ड होगी, और यदि आपने ब्रेथ को ठीक कर लिया तो नींद को ठीक होना पड़ेगा। तो इतना मतलब लाइट एंड डार्कनेस कैन नॉट स्टे टुगेदर। बाप रे। यदि ब्रेथ ठीक है
तो स्वास्थ्य को ठीक होना पड़ेगा, और स्वास्थ्य ठीक है तो ब्रेथ को ठीक होना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ब्रीदिंग तो डिस्टर्ब रहे और स्वास्थ्य खराब रहे, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि स्वास्थ्य ठीक रहे और ब्रीदिंग डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के मैनिफेस्टेशन ही तो हैं, एक दूसरे से इनएक्सट्रिकेबली इंटरलिंक्ड, मतलब इतने एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इसलिए ब्रेथ को जानना जरूरी है। और इसमें एक बड़ी और इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाह रहा हूं। आप वैद्य के पास जाते हैं, हाँ। तो वैद्य क्या करेगा कि नाड़ी देखेगा, वैद्य, अच्छा, पुराने वाले, पुराने हाँ, वाले ठीक वैद्य, है। वो नाड़ी वैद्य। नाड़ी देखेगा। अब नाड़ी वो देखेगा, नाड़ी देखने के बाद क्या कहता है कि साहब ये नाड़ी बुखार चल है, रही ये है, है। तो कहता है कि इसमें आपको वात का प्रयोग है, हाँ, बिल्कुल। प्रकोप है, पित्त का प्रकोप है, कफ का प्रकोप। केवल छुआ भर उसने, ये छुआ, पल्स कैसी चल रही है, नाड़ी देखी और उसने आपको प्रकोप बता दिया। वही बात जो आप नाड़ी से बता रहे हैं, वही बात आप सांस से बता सकते हैं। अच्छा। और वेस्ट में इस पर रिसर्च हो रही है और बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए जा रहे हैं कि केवल ब्रेथ के पैटर्न को देख करके ये पता लगाया जा सके कि इसकी बीमारी कौन सी है। दे प्रपोज टू डू अवे विद ऑल द पैथोलॉजिकल टेस्ट्स। मेरे पास एक डॉक्टर आए थे अमेरिका से, अच्छा। वो कहने लगे साहब हमने रिसर्च शुरू कर दी है, कितने $1 मिलियन हम खर्च कर चुके हैं, मोर देन $100 मिलियन दे हैड स्पेंट सम 10 years बैक। दे सेड वी आर ऑलरेडी 50% थ्रू, कि जिसमें केवल आपकी बोली के आधार पर हम बता सकें कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। क्यों कि ब्रेथ का उपयोग होता है बोलने में, अगर सांस नहीं होगी तो आप बोलेंगे नहीं। और अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसकी सांस ठीक नहीं चलेगी, सांस ठीक नहीं चलेगी तो बोली में फर्क आएगा। डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो सांस ठीक नहीं चलेगी तो उसमें प्रॉब्लम आएगा। अब उनको स्टडी ये करना है कि सांस अगर बोलने में ये परिवर्तन आया तो फिर कौन सी बीमारी हो सकती है, ये रिसर्च का विषय है। तो ब्रेथ का सीधा संबंध तो हेल्थ से हो ही गया, लेकिन वैद्य में और इसमें भी एक फर्क आ गया। वैद्य आपके वात, पित्त और कफ को बताएगा नाड़ी देखकर, लेकिन दवा देनी पड़ेगी बाहर से। बिल्कुल। लेकिन अगर हमने सांस के बारे में जान लिया तो सांस हमें बता रहा है बीमारी है, और सांस को ठीक किया तो बीमारी ठीक हो गई, मतलब बाहर की दवा लेने की जरूरत भी नहीं है। ये अपने आप में ही ये दवा हो गई, ब्रेथ अपने आप में दवा है, क्योंकि ये अपने आप उसको ठीक कर दे रहा है। तो इसलिए मतलब ब्रीदिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती लाइफ के अंदर। जिसे हम लोग निगलेक्ट करते आ रहे हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, कहीं ना कहीं वही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट की फैक्टर है हमारी हेल्थ को लेके। सर, बट हम गलती क्या कर रहे हैं, मुझे ये इसका जवाब नहीं मिला। हम गलती क्या कर रहे हैं सांस लेते हुए? गलती करने से पहले हम समझें कि इसकी फिजिक्स क्या है, हाँ, इसकी बायोलॉजी क्या है, इसकी साइंस क्या है। पहले तो हम इस बात को बड़ी सिंपल चीज़ को समझें। देखिए, हमारे अस्तित्व को, हम अपनी एग्जिस्टेंस को 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक है फिजिकल हेल्थ, एक है मेंटल हेल्थ, मतलब जो थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में चलता है, ठीक है, और एक है इमोशनल हेल्थ, एंगर है, पीस है, फियर है, बोल्डनेस है। ये हमारे इमोशनल एस्पेक्ट हो गए, और ये तीनों ही ब्रेथ के साथ जुड़े हुए हैं। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि जैसे ही आपकी फिजिकल बॉडी में कोई डिस्टर्बेंस होगा तो आपके ब्रेथ में मैनिफेस्ट होगा। सिमिलरली, नंबर एंड टाइप ऑफ थॉट्स इज आल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू द ब्रीदिंग। अब आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत इरेटिक चल रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं, तो आपकी ब्रेथ भी वैसी ही चलेगी। आपके थॉट्स स्टेबल हैं, आप बड़ा पीसफुली सोच रहे हैं, आप आराम से सोच रहे हैं, तो आपकी सांस भी वैसी ही चलेगी। अब फिर दोनों का चोली दामन का साथ है। या तो आप अपने थॉट्स को ठीक कर लीजिए, ब्रेथ ठीक हो जाएगी, या ब्रेथ को पकड़ लीजिए तो थॉट्स को ठीक होना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप ब्रेथ को पकड़ के बैठ गए हो और उसे कहे कि भाई तेरे को तो ठीक चलना पड़ेगा, तो थॉट डिस्टर्ब हो जाए। सिमिलरली इमोशंस पर बात आएगी। अब जैसे मुझे अगर एंगर आएगा तो सांस तेज चलेगी, इरेटिक चलेगी, ठीक है, होगी। फियर होगा वही होगा, जिलेसी होगी वही होगा, ग्रीड होगा। दोनों में जितना उसकी इंटेंसिटी होगी उसके मुताबिक सांस में चेंज आएगा। और कन्वर्सली, अगर मेरे में फियर नहीं है, फियरलेसनेस है, यदि मेरे में पीस है, तो मेरी सांस वैसे ही चलेगी। तो या तो मैं अपने अंदर पीस रखूं, अपने आप को कूल रखूं, तो सांस ठीक चलेगा, या सांस को ठीक कर लूं। लेकिन एक सांस को ठीक किया तो मेरी फिजिकल हेल्थ भी ठीक होनी शुरू हो गई, मेरी थॉट प्रोसेस भी ठीक होना शुरू हो गया। एक बड़ा मजे की बात मैं आपको बताऊं,
1 मिनट में एवरेज हम 40 थॉट्स आते हैं हमें, वैसे कभी गिने तो नहीं होंगे। नहीं, कभी नहीं तो गिने। 1 मिनट में करीब 40 थॉट्स आते हैं और 1 मिनट में करीब 15 से 17 श्वास आती है। ये भी और इन दोनों का सीधा संबंध है। अब थॉट्स बढ़ेंगे तो सांस फास्ट हो जाएगी, ओके, थॉट्स कम होंगे तो सांस स्लो हो जाएगी। तो दोनों का सीधा संबंध हो गया। और टाइप ऑफ थॉट्स के ऊपर भी, नेगेटिव थॉट होंगे सांस फास्ट चलेगी, रटिक चलेगी। पॉजिटिव थॉट होंगे सांस स्लो चलेगी। और सीधा एकदम से बस केवल इसको पकड़ करके बैठ गए। तो यहां से हम अगर इसको पकड़ के, ये बात जब हमें समझ में आनी शुरू हो जाए, इसके ऊपर हम काम करना शुरू कर दें, तो आप देखिए कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। अब मैं आपको बता रहा था, उसकी पहले हम इसका फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट समझते हैं कि कैसे अंतर पड़ता है। देखिए, हमें अपनी हेल्थ को अपनी मैस्कुलर पावर से नहीं जानना, हमें जानना है हमारी लंग पावर से, कि हमारे लंग्स की ब्रीदिंग कैपेसिटी कितनी है। एक भारतीय परंपरा में एक कहावत है कि उसकी इतनी ही सांसें थी, सांसें पूरी हो गई, बिल्कुल, तो चला गया। तो ये एक सवाल पैदा होता है, मैं एक प्रश्न कर रहा हूं कि हमारी उम्र सालों में है कि सांसों में है? होनी तो चाहिए सालों में, पर उसकी तो इतनी सांसें थी, पूरी हो गई। मतलब 1 साल में ऑन एन एवरेज, मैंने आपसे बताया 1 मिनट में 15 से 17 श्वास लेते हैं। आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 साल में हम एवरेज 1 करोड़ सांस लेते हैं। 1 करोड़ सांस, जिसके ऊपर हमारा बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। और 80 साल की उम्र माने तो मैं 80 करोड़ सांस लेकर के आया, मेरे अकाउंट में जमा थे 80 करोड़। अब उसको तेजी से लेकर के हमने खत्म कर दिया, या हमने स्लो रिदमिक म्यूजिकल लिया, तो फिर मैंने अपनी लाइफ को उतना ही लंबा कर लिया। हमारे यहाँ जो ये चर्चा आती है कि कोई कोई योगी 200 साल जी रहा है, 300 साल जी रहा है, उसके बारे में ये माना जाता है कि उन्होंने अपने श्वास पर इतना नियंत्रण कर लिया कि उनका खाता जो है खत्म ही नहीं हो रहा। वो 1 मिनट में 17 श्वास की जगह कोई तो ऐसा है कि वो 17 मिनट में 1 श्वास ले रहा है, तो भाई उसका खाता कैसे खत्म होगा? तो ये हमारी परंपरा से हमने देखा है। लेकिन उस परंपरा की बात को एक बार हम अलग छोड़ते हैं, उस पर 100 तरह की चर्चाएं हो सकती हैं, तो मैं अभी उस प्रश्न में नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं उसका जो फिजियोलॉजिकल विज्ञान है, जो उसकी साइंस है, मैं उस साइंस पे जाता हूँ। क्या होता है कि जब हम सांस भीतर लेते हैं, तो सांस भीतर लेते हैं, हमारे फेफड़े फूलते हैं। बिल्कुल, हम इस बात को जानते हैं कि हम अपने लंग्स की कैपेसिटी का पूरा यूज नहीं कर रहे हैं। ये मैंने कहा सुपर इंटेलिजेंस से रेगुलेट होता है। यदि लंग कैपेसिटी को हम पूरा उपयोग नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे लंग्स के वे मसल्स, एंड दैट अप्लाइज टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर्स। प्रकृति ने कहा है कि हर सेल से काम लो, और जितना ले सकते हो उतना लो, काम में नहीं लोगे तो मैं उसे खत्म कर दूंगी। प्रकृति हमें मेहनत करने का आदेश देती है, हम उसको छोड़ करके दूर जाने का प्रयास करते हैं और हम कमजोर होते चले जा रहे हैं। उस पर एक बड़ी लंबी चर्चा अलग से हो सकती है। लेकिन लंग कैपेसिटी का जब हमने धीरे धीरे उपयोग करना छोड़ दिया, तो हमारे लंग्स सिकुड़ने शुरू हो गए। लंग्स के सेल्स जो हैं वो वीक पड़ने शुरू हो गए या मरने शुरू हो गए। तो हम पूरी की पूरी ऑक्सीजन भीतर नहीं ले रहे हैं। अब पूरी ऑक्सीजन भीतर नहीं ले रहे हैं, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कार का। कार कैसे चलती है? कार में एक इंजन होता है, और इंजन में 2 चीजें होती हैं जो कार को चलाती हैं। एक होता है पेट्रोल, और एक होती है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जी 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 होती है ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है ना, वो तो उल्टा धुआं निकालती है। वो तो निकालती है, हाँ, लेकिन जब पेट्रोल के साथ ऑक्सीजन मिलेगी तभी तो एनर्जी पैदा होगी। अगर ऑक्सीजन नहीं देंगे तो एनर्जी पैदा नहीं होगी। आग तो ऑक्सीजन मिलने से चलेगी। कभी ऐसे सोचा नहीं सर। जी 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 वही ब्रीदिंग की बात आ गई। हाँ। तो जब कार चलती है, तो कार क्या, जैसे आपने इंजन स्टार्ट किया बैटरी से, तो वैसे ही उसने पेट्रोल के टैंक से पेट्रोल उठाया और उसको कंबशन इंजन में भेजा। कंबशन इंजन के अंदर पेट्रोल गया और उसने बाहर से एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ली, और दोनों मिले और उसने एनर्जी पैदा की और कार आगे चल पड़ी, और प्रोडक्ट के रूप में उसने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंका। वो कन्वर्ट हो गई, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन हुआ। हमारे अंदर भी इंजन है। बिल्कुल है। कहाँ है? हमारे पूरे शरीर में है। कितने हैं? हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स, आप जी नहीं, तो सबको कह सकते हैं। जी 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 नहीं, हमारे अंदर 6 ट्रिलियन इंजन है, क्योंकि हमारे 6 ट्रिलियन सेल्स हैं, और हर सेल में
एक इंजन नाम की चीज होती है जिसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। उस माइटोकॉन्ड्रिया का काम है कि हमारे हार्ट जब ब्लड पंप करता है तो उसके साथ ऑक्सीजन जाती है और वो पेट्रोल उठाती है। हमें तो, क्योंकि हम तो सुपर इंटेलिजेंट मशीन है ना, तो हम बाहर के ऑक्सीजन से काम नहीं चलाते। तो हमारी ऑक्सीजन जो हमारे लंग्स ने प्यूरिफाई करके दी है और ब्लड के साथ मिला के भेजी, हम उस ऑक्सीजन से एनर्जी पैदा करते हैं। हम बाहर वाली जो ये पोल्यूटेड एयर नहीं लेते। तो अब वो ऑक्सीजन यहाँ से चली, फिर उसने मेरे न्यूट्रिशन सिस्टम से, डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिशन को उठाया जो कि पेट्रोल है। तो वहां पर भी हम जैसे रिफाइनरी में साफ होकर के पेट्रोल आता गाड़ी में चलता है, मेरी रिफाइनरी मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो उसमें से उसने जो फालतू का आइटम था सब हुआ तो पीछे वहीं बाहर छोड़ दिया और उठा लिया उसने उसमें से जो न्यूट्रिएंट था जिसकी मेरी बॉडी को जरूरत है। ये दोनों मिलकर के हर सेल में पहुंच गए। अब हर सेल में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट दोनों मिले और वहां से एनर्जी पैदा होनी शुरू हुई। उस एनर्जी से मेरा शरीर चल रहा है। लेकिन उस सेल की एक खूबी है, उस सेल में एक माउथ है, अंदर आने और जाने का रास्ता एक ही है। अब दो सिचुएशन पैदा होती है। एक सिचुएशन पैदा होती है कि मैंने खटाखट तेजी से सांस लिया, सांस छोड़ा, तेजी सांस लिया, छोड़ा। अब मैंने तेजी से सांस लिया और छोड़ा, उसमें ऑक्सीजन भीतर गई, उसने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकी। लेकिन जब तक वो सेल पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकती तब तक ऑक्सीजन की नई सप्लाई आ गई। और एक ही एंट्री एक ही एग्जिट है। एंट्री एग्जिट एक ही है। तो अब न तो पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है और न पूरी ऑक्सीजन भीतर जा रही है। जिसको बाहर निकलना चाहिए था वो भीतर है और जिसको भीतर जाना चाहिए था वो बाहर है। मिक्सअप हो गया। तो एनर्जी तो मेरी डबल लग रही है, मैं सांस तो डबल ले रहा हूं, मेरा इंजन बहुत तेज चल रहा है, लेकिन मेरी एनर्जी पैदा आधी हो रही है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को जितनी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड को टॉक्सिक वेस्ट के रूप में बाहर फेंक देना चाहिए था वो नहीं फेंक रही है। तो मैं 1 मिनट में 20 सांस ले रहा हूं, 25 सांस ले रहा हूं, 30 सांस ले रहा हूं, नहीं कर पाओगे। हाँ, आउट नहीं। तो नहीं कर पाओगे। अब रिवर्स कीजिए आप। अब आपने क्या किया कि धीमे धीमे लंबा गहरा सांस लिया, सांस को रोक लिया थोड़ी देर, फिर धीमे धीमे लंबा गहरा सांस बाहर फेंका, फिर आपने सांस को रोक लिया। तो अब सांस पूरा भर गया, सेल के पास गया, उसको पूरा टाइम मिल गया अपने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए और उसको पूरा टाइम मिल गया पूरी ऑक्सीजन को अंदर अब्जॉर्ब करने के लिए। इसे कहते हैं गाड़ी की एवरेज बढ़ाना। 1 लीटर पेट्रोल में एक गाड़ी 40 किलोमीटर चल रही है, एक गाड़ी 12 किलोमीटर चल रही है। तो हम, ये हमारे हाथ में है क्योंकि हम सुपर इंटेलिजेंट, वी आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द नेचर, वी हैव द इंटेलिजेंस एंड द विजडम। सर आप ये बात बोल बोल के ना दिल पे मार रहे हो। वी आर सुपर इंटेलिजेंट और लग रहा है हम बेवकूफ हैं, हमें सांस तक तो लेनी आती नहीं है। हम सुपर इंटेलिजेंट कहाँ है सर? तो अब हमने उसको, माइटोकॉन्ड्रिया को पूरी आज़ादी दे दी काम करने के लिए कि तुम आराम से एनर्जी कन्वर्ट करो, पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक दो। जब तुम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक दोगे तब मैं थोड़ी देर रुक जाऊंगा, रोक के रखूंगा, पूरी बाहर फेंक देना। अब तुम चिल्लाओगे क्योंकि मैं तो सांस रोक के बैठा हूं, ले नहीं रहा हूं, प्राणायाम की बात आ रहा हूं मैं। तो अब मैं सांस रोक के बैठा हूं, वो चिल्ला रहा है मम्मी मम्मी, ऑक्सीजन दो। जो हमारे घरों में आजकल प्रॉब्लम आ गई है ना कि मम्मी जबरदस्ती खिला रही है बच्चे को, वो कह रहा है भूख नहीं लगी है, फिर कहते हैं कि वो बच्चा खाता नहीं है। अरे उसको भूख तो लगने दीजिए। तो ऐसे ही हर सेल को भूख लगी है, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो। तो फिर मैंने उसको ऑक्सीजन दी, उसने पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर ली। उसका एक फायदा और हुआ कि जब उस सेल को कुछ देर के लिए बिना कार्बन डाइऑक्साइड के रहना पड़ा और उसको स्ट्रगल करना पड़ा, तो पहली बात तो जो कुछ उसके पास बचा खुचा था उसने उसको यूज कर लिया। दूसरा, उसने बिना ऑक्सीजन के सरवाइव करना सीख लिया, उसने अपनी ताकत को बढ़ा लिया। नाउ इट इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर एडवर्सिटी, इट इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ टू स्ट्रगल, इट इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ टू फाइट। सर मेरे को ना कोविड बड़ा याद आ रहा है इससे ना, क्योंकि कोविड के अंदर ना एक वो मीटर सा चला था, फेसबुक पे मेरे पास एक रील आई थी जी कि भैया अपनी सांस रोको जी और देखो कितने टाइम तक आप होल्ड कर सकते हो। अगर ये 0 से 60 तक अगर आप कर पा रहे हो तो आप ओके हो। जी, मुझसे नहीं हुआ सर, वो नहीं हुआ ना, बीच में ही खत्म हो गया। जी जी, वो यही है ना कि हमने उनको सेल्स को ताकत नहीं दी हुई। तो अब मैं इस पूरे प्रोसेस को अगर आपको एक्सप्लेन करूं, जैसे एक सिंपल टेक्निक है कि आपने 5 सेकंड के लिए सांस लिया, 5 सेकंड के लिए सांस भीतर जाकर रोक लिया, 5 सेकंड के लिए सांस धीरे धीरे बाहर निकाला, और इसको बड़ा संगीत में करना है, म्यूजिकली। आराम से करो भाई, काहे जल्दी हो रहा है, क्यों आफत हो रही है। और फिर
5 सेकंड के लिए धीरे धीरे श्वास को बाहर ले जाकर के रोक लिया। तो भीतर ले जाकर के भी रोका, बाहर ले जाकर रोका। अब नतीजा क्या होगा? अब मैंने पहले वहाँ से शुरू करते हैं कि श्वास को मैंने 5 सेकंड में बाहर निकाला और बाहर निकाल करके रोक लिया। तो 5 सेकंड तो मुझे बाहर निकालने में लगे और 5 सेकंड एम्प्टी आउट, जिसे बाह्य कुंभक भी बोलते हैं प्राणायाम में, तो बाहर निकाल करके मैंने रोक लिया। तो 10 सेकंड तक लिए मेरी बॉडी के अंदर कोई ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है। जबकि अगर मैं 1 मिनट में 20 श्वास मानूं तो 3 सेकंड के अंदर मैं सांस लेना और छोड़ना कर रहा हूं, मतलब 1.5 सेकंड में मेरे पास ऑक्सीजन जा रही है। और यहां मैंने रोक दिया 10 सेकंड। तो हर सेल, जो 6 ट्रिलियन सेल है, चिल्ला रही हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कहाँ है, भेजो भेजो। तो अब हंगर जनरेट हो गई और वो ताकतवर बनना शुरू हो गया। उनकी ताकत जनरेट, क्योंकि अब सेल को स्ट्रगल करना आ गया। देवर स्लीपिंग, बैठे बैठे ही हो, कोई काम ही नहीं है करने के लिए, जबरदस्ती मम्मी बिठाई बिठाई खिलाई चली जा रही है, तो बच्चा क्यों मेहनत करेगा, है ना। अब जब मैंने ब्रीद इन किया तो मैंने ब्रीद इन करने के बाद पूरा का पूरा अंदर भर लिया। एवरी सेल इज नाउ फुल ऑफ ऑक्सीजन, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब ब्रीद इन करने के बाद, उसकी पूरी सप्लाई करने के बाद मैंने फिर रोक लिया। अब फिर रोकने का असर क्या हुआ? फिर रोकने का असर क्या हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया से जो एनर्जी पैदा होगी वो तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगी। मैं नाक से रिलीज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी सेल्स ने रिलीज कर दिया। और जो सेल्स ने रिलीज कर दिया वो मेरी बॉडी में पड़ा हुआ है। वो मेरी बॉडी में जब पड़ा हुआ है तो कहाँ जाएगा? वो तो अंदर ही है। तो मेरी नसें खुल रही हैं। जब वो मेरी नसें खुल रही हैं तो उसमें ब्लड का फ्लो बढ़ रहा है, तो उसमें से वो टॉक्सिक वेस्ट को लेकर के साथ में जाएगा। तो वो जो आजकल ये ब्लॉकेड वाली जो समस्या आ रही है, ब्लॉकेज, हाँ। और ब्लॉकेज आजकल तो केवल हार्ट की नहीं है, अरे कहीं नसें, पैरों की नसें ब्लॉक, कमर की नसें ब्लॉक, सारे ब्लॉकेज। तो उसका समाधान होना शुरू हो गया। और एक बड़ी आपको मैं इंटरेस्टिंग बात और बताऊं, एंड देयर इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑन दिस, कि जब हमने सांस को भीतर ले जाकर रोक लिया और अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो गई, ये हमारे न्यूरल डिसऑर्डर के लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा, हाँ, इट वर्क्स वंडर्स फॉर देम। देयर आर साइंटिफिक स्टडीज ऑन टू दिस, कि आप कार्बन डाइऑक्साइड आपके एनिमी है, ऐसा नहीं है। अगर नेचर ने हमारे लिए एनिमिटी नाम की कोई चीज ही नहीं दी है, उसका एक नियम है। हमें प्रकृति के केवल उस नियम को समझना है और उसके मुताबिक चलना है। सांप भी दुश्मन नहीं है, शेर भी दुश्मन नहीं है, सांस कैसे दुश्मन हो जाएगी? अगर दुश्मन होती तो वो प्रकृति ने हमारे लिए व्यवस्था क्यों की होती? प्रकृति ने सभी चीजों को मित्र बना के भेजा है, हमने ही उसको दुश्मन बना रखा है। तो प्रकृति में तो कुछ दुश्मन नहीं है, प्रकृति के अंदर तो परफेक्ट हार्मोनी है, परफेक्ट बैलेंसिंग है। इससे ज्यादा परफेक्ट बैलेंसिंग, परफेक्ट हार्मोनी हो ही नहीं सकती। तो वो जो हमने सांस भीतर ले जाकर रोका और कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हुई, जिसको मैंने रिलीज नहीं किया, तो वो मेरे नसों को भी खोल रही है, मेरे ब्रेन के नर्व्स के ऊपर भी काम कर रही है। एक दूसरा एस्पेक्ट अब इसके साथ बताता हूं। अब आपने सांस लेने में, सांस होल्ड करने में, सांस छोड़ने में, सांस फिर वापस रिलीज करने में, यहां आपने एक रिदम बना ली। श्वास की एक संगीत बन गया, श्वास की रिदम बन गई। मैंने कहा कि रिदम एंड स्पीड ऑफ द ब्रेथ इज द बैरोमीटर ऑफ माई फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। सांस के ऊपर आप, अब पहले सांस आपकी मर्जी से नहीं चल रहा था, अपनी मर्जी से चल रहा था। दैट वाज गेटिंग डिक्टेटेड कि आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, दैट वाज गेटिंग डिक्टेटेड कि आपके थॉट्स कैसे आ रहे हैं, दैट वाज गेटिंग डिक्टेटेड कि आपका इमोशनल आउटबर्स्ट कैसा है। अब आप अपनी सांस के मास्टर हो गए, आप अपनी मर्जी से सांस चला रहे हैं, आपका सांस के ऊपर कंट्रोल है। आपका सांस के ऊपर कंट्रोल है मतलब आपका अपनी वाइटल एनर्जी के ऊपर, आपकी प्राण शक्ति पर कंट्रोल है। तो वो जब आप उसको रिदमिक कर देंगे तो आपके विचारों को रिदमिक होना पड़ेगा, आपकी जो इमोशंस हैं उनको रिदमिक होना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और अब मालिक आप हो गए। और अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी क्या है, हम लोग सुबह आधा घंटा वॉक करने जाते हैं तो हम कहते हैं कि चलो 24 घंटे के लिए, अभी आपने जिम की बात जैसे शुरू में की थी, तो आधा घंटा जिम किया, 40 मिनट जिम किया, तो लगा अभी पूरे 24 घंटे एनर्जी बनी हुई है। तो ये सांस की प्रैक्टिस आप बार बार करेंगे तो ये आपका डिफॉल्ट मोड बन जाएगा। अभी डिफॉल्ट मोड क्या है? डिस्टर्ब्ड ब्रेथ। फिर डिफॉल्ट मोड अगर आपने बार बार प्रैक्टिस किया, मुझे तो ये लग रहा है जिम में जाके तो डिस्टर्ब्ड मोड ही होगा ये। आपने बोला नहीं लेकिन इनडायरेक्टली मुझे तो यही फील हो रहा है कि जिम में जाने से, वो अगर ब्रेथ की ट्रेनिंग उनकी ठीक है तब बात अलग है, लेकिन ब्रेथ ले रहा है सर, ट्रेनिंग कोई ले ही नहीं रहा है, कोई देने वाले नहीं है। मुझे तो आज मतलब ऐसा लग रहा है मेरी खुद की ब्रेथ इंप्रूव हो रही है आपसे बात करते करते, क्योंकि मैं सारी चीजें फील कर पा रहा हूँ कि हाँ यार मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ।
तो ये इस प्रकार से इसकी जो फिजिक्स और इसकी जो बायोलॉजी है, वो फिजिक्स और बायोलॉजी इसकी है ही यही कि ब्रेथ की रिदम एंड स्पीड को जितना आप रेगुलेट करेंगे, अब उसमें फिर डिफरेंट एस्पेक्ट आ जाते हैं। अपने डिफरेंट एस्पेक्ट आ गया कि आपको कितनी देर ब्रीद इन करना है, कितनी देर होल्ड करना है, कितनी देर छोड़ना है, उसके बाद कितनी देर होल्ड करना है। वो अपने आप में एक स्वतंत्र विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है। प्राणायाम का विज्ञान जो है उसके ऊपर बड़े शास्त्र लिखे जा चुके हैं, तो वो अपने आप में एक स्वतंत्र विज्ञान है। लेकिन हमारे लिए ये समझना तो बहुत जरूरी है कि हम श्वास को रिदमिक लें, रिदमिक छोड़ें। तो ये आप प्रश्न करेंगे कि साहब हम शुरू कहाँ से करें? बिल्कुल, है ना, ये पहला आपका मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, मैंने बिफोर से दैट। बिल्कुल सर, क्योंकि मैं जीरो हूँ, आज मुझे पता चल गया मैं जीरो हूँ। नहीं, तो शुरू करने का ये है कि आप कुछ न करें, कुछ भी न करें, आप केवल अपनी सांस को देखें, धीमे धीमे लंबा गहरा सांस ले और धीमे धीमे लंबा गहरा सांस छोड़े, और वो भी बहुत आराम से, म्यूजिकल, रिदमिक। ये मतलब पहलवानी वाला नहीं, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर दिखाता हूं। इसका एक नतीजा और होगा, जब आप ऐसे सांस ले रहे हैं, बिल्कुल धीमे सांस लिया, जैसे मैंने अभी एक सांस लिया, ये एक सांस में मुझे 10 सेकंड लग गए। आप इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जब इस ढंग से आप सांस लेंगे, तो जब आप सांस भीतर लेंगे तो आपका पेट फूलेगा, बिल्कुल फूलेगा, और जब आप सांस बाहर छोड़ेंगे तो पेट सिकुड़ेगा। मोस्टली लोगों का उल्टा, और आप चेक करके देख लीजिएगा। ये मैंने किया है सर चेक, मुझे किसी और बंदे ने भी बताया था, लेकिन ब्रीदिंग पे इतना ज्ञान नहीं दिया उन्होंने। तो अब जब आपने सांस भीतर लिया, हाँ। तो फेफड़े भर गए। जब फेफड़े भर गए तो उन्होंने डायफ्राम को नीचे पुश किया। उस डायफ्राम और हमारा स्टमक जो है वो उसकी डिवाइडिंग लाइन है, चाइना वाल है उसके बीच में, उसके थ्रू ब्रीदिंग नहीं जाती है। लेकिन डायफ्राम जब नीचे पुश होता है तो हमारा पेट बाहर निकलता है। लेकिन अगर आप पेट अंदर रहेगा तो फिर फेफड़े पूरे फूल नहीं पाएंगे, क्योंकि डायफ्राम ऊपर ही रहेगा। तो अगर आपको फेफड़े पूरे फैलाने हैं तो डायफ्राम को नीचे ले जाना होगा, और डायफ्राम नीचे जाएगा तो पेट फूलेगा। तो पहचान सही ब्रीदिंग की है कि जब आप ब्रीद इन कर रहे हैं तो आपका पेट फूल रहा है कि नहीं फूल रहा है। अब पेट फूलने और सिकुड़ने से क्या होगा? पेट फूलने और सिकुड़ने का दूसरा मतलब क्या है? इस पूरे रीजन के भीतर में पैनक्रियाज है, यहाँ पे गोनाड्स हैं, यहाँ पर स्प्लीन है, यहाँ पर छोटी आंत है, यहाँ पर बड़ी आंत है, यहाँ पर स्टमक है, यहाँ पर एब्डोमेन है, यहाँ पे तो सब कुछ भरा पड़ा है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होगा तो उनका व्यायाम हो रहा है, जो कि बहुत लोगों में कमज़ोर पड़ने शुरू हो गए हैं। किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, किसी को स्प्लीन की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को किस चीज़ की प्रॉब्लम है। तो ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, तो एक तरफ तो मेरे लंग्स का एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लंग कैपेसिटी बढ़ती चली जा रही है, और दूसरी तरफ मेरे इस पूरे ऑर्गन्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, और डाइजेस्टिव नहीं सारे दूसरे सिस्टम हैं, उनका एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उनका व्यायाम हो रहा है, वो मजबूत होने शुरू हो जा रहे हैं। तो हम केवल यहाँ से शुरुआत करें कि हम लंबा गहरा सांस लें, आराम से थोड़ी देर उसको रुकने दें, फिर लंबा गहरा सांस छोड़ें, बहुत आराम से, बहुत संगीत में, बहुत म्यूजिकली, यहाँ से शुरू करें। और फिर धीरे धीरे जो छोड़ने और लेने के बीच का गैप है उसको बढ़ाते चले जाएं, और अपना टाइम आप खुद तय कर लें। अब इसे हम कहते हैं समताल श्वास प्रेक्षा। समताल मतलब बराबर की ताल, बराबर का समय। केवल ये छोटे से प्रयोग करवा के हमने बच्चों को चमत्कारी बना दिया, हमने देखा है। अब इसका एक मैं रिलेटेड डायमेंशन और दे देता हूँ, जो भी ब्रेथ के अंदर छुपा हुआ है। प्रकृति ने सब चीज़ों का एक बैलेंसिंग एडजस्टमेंट किया। वो आंखें दो हैं, विजन ठीक रहे, कान दो हैं, सुनने में ठीक रहे, ब्रेथ के दो हैं, तो ये दो को हैं, क्यों भाई, एक से काम चल जाता। इसलिए कि ये अल्टरनेट चलते हैं, 24 घंटे ना लेफ्ट चलता है ना राइट चलता है। आप चेक करते रहिएगा, 1 घंटे के बाद चेक करते रहिएगा। मेरे को तो लगता है दोनों चलते नहीं नहीं जी, नहीं, दोनों नहीं चलते हैं। आप ऐसे वो प्राणायाम करते हुए हम एक एक चलाते हैं। नहीं जी, नहीं 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 नहीं, वो अपने आप ही अल्टरनेट होते हैं। लेफ्ट वाला चलता है तो हमारे शरीर में ठंडक बढ़ाता है, और राइट, उसको चंद्र स्वर बोलते हैं, और राइट वाला जब चलता है तो हमारे शरीर में गर्मी बढ़ाता है, उसको सूर्य स्वर बोलते हैं। और ये दोनों को बैलेंसिंग करने का काम ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम करता है, सुपर इंटेलिजेंस, वो अपने आप हमारे सिस्टम ने उसको किया हुआ है। लेकिन क्या होगा,
जो बच्चा बहुत या जो भी व्यक्ति बहुत डिप्रेसिव होगा, बहुत विड्रॉन होगा, बहुत डरा डरा होगा, उसका आप देखिएगा लेफ्ट ज़्यादा चलेगा। अच्छा, क्यों? उसका इम्बैलेंस हो गया। मैंने कहा श्वास की गति और लय, उसकी जो लय है, जो लेफ्ट और राइट का बैलेंस होना चाहिए था, वो बैलेंस उसका गड़बड़ा गया। तो केवल इसी का नहीं है, लेफ्ट और राइट का बैलेंस भी है। और जो बहुत एग्रेसिव है, जो बहुत एंगर वाला है, उसका राइट ज़्यादा चलेगा। तो हम लोग क्या प्रयोग करते हैं जब हमारे केंद्र में लोग आते हैं, बहुत ऐसे तरह के केसेस हमारे आते हैं, तो हम उसकी प्रकृति को देखते हैं कि अच्छा ये बहुत एंगर वाला है, तो हम उसका लेफ्ट का प्रयोग बढ़ा देते हैं। अच्छा, और जो बहुत ही डिप्रेसिव है, विड्रोन है, स्केर्ड है, तो हम कहते हैं कि अच्छा इसको, इसके विड्रोल सिम्टम को कम करो, इसका राइट का प्रयोग बढ़ा दो। तो मतलब वही प्राणायाम, ये अब वही प्राणायाम के अंदर हम कहते हैं कि तुम 10 मिनट के लिए केवल राइट से लेना और राइट से छोड़ने की प्रैक्टिस करो। आम आदमी को तो हम कहेंगे कि आप नॉर्मल लीजिए और नॉर्मल छोड़िए। हाँ, नहीं अभी तो मैं वो भी नहीं कह रहा, अभी तो मैं कह रहा हूँ सिंपल लीजिए और सिंपल जोड़िए। लेकिन जहां विशेष जरूरत है, ये एग्रेशन डिप्रेशन के केसेस के अंदर, तो फिर हम इसको अल्टरनेटिव करके उसका उपयोग करते हैं। लेकिन नॉर्मल लाइफ के अंदर आप जहाँ से शुरुआत करने की बात है, तो शुरुआत तो केवल आप यहाँ से कीजिए कि आप लंबा गहरा सांस लीजिए, कुछ क्षण रुकिए, लंबा गहरा सांस छोड़िए, कुछ क्षण रुकिए, और केवल उस ढंग से श्वास को चलने दीजिए और फिर मजे देखिए। और जिनको नींद नहीं आ रही है, हाँ सर, ये तो मेरे को भी कभी कभी हो जाता है सर, रात को नींद खुल गई तो नींद ही नहीं आती सर। तो इसका मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। आपको मैंने जो ये प्रयोग बताया है, आप दवा तो कभी मत लीजिएगा, क्योंकि दवा किडनी के ऊपर असर डालती है, दिमाग के ऊपर असर डालती है, तो वो तो करना ही नहीं है। आप केवल इस प्रयोग को कर लीजिए। आप बैठ जाइए आराम से और ब्रेथ के ऊपर ध्यान दीजिए। ब्रेथ को भीतर जाने दीजिए, होल्ड कीजिए, ब्रेथ को बाहर आने दीजिए, होल्ड कीजिए। 10 मिनट, 12 मिनट, 14 मिनट, आपके थॉट्स एकदम से सबसाइड हो जाएंगे, आपका माइंड एकदम से रिलैक्स हो जाएगा। इतनी गहरी नींद आएगी जितनी आपको मेडिसिन खाने से नहीं आती है। अच्छा, इतनी आएगी। और एक बात और समझिए, मैंने आपसे एक शुरू में एक बात कही थी कि स्वास्थ्य है वाइटल एनर्जी का बैलेंस, वाइटल एनर्जी की सफिशिएंसी, और अस्वास्थ्य है वाइटल एनर्जी की कमी। अब जब मैंने आपको डीप ब्रीदिंग की बात बताई, तो उसका नतीजा क्या हुआ कि मैं कम मेहनत करके ज्यादा एनर्जी पैदा कर रहा हूं। जब मैं एनर्जी पूरी पैदा कर रहा हूं, तो मेरे जिस भी ऑर्गन को जितनी भी एनर्जी की जरूरत है, मेरी हर सेल प्रोवाइड करेगी। आप तो काफ़ी मेरे से यंग हैं, आपने वो ज़माना नहीं देखा, अच्छी बात है। 70s का ज़माना था जब पेट्रोल के लिए लाइन लगती थी, सिगरेट के लिए लाइन लगती थी। कैन यू थिंक ऑफ इट, सिगरेट पे ब्लैक थी, देयर वाज ब्लैक ऑन सिगरेट। अच्छा, हाँ, मिट्टी के तेल पर ब्लैक थी, सीमेंट पर ब्लैक थी, चीनी के ऊपर ब्लैक थी, गेहूं के ऊपर ब्लैक थी। देयर इज नॉट अ सीमेंट के ऊपर ब्लैक थी, कोई ऐसा आइटम नहीं था जिस पर ब्लैक नहीं थी और जिसके लिए लाइन नहीं लगती थी। तो अब क्या है कि जब आप ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं ले रहे, प्राण ऊर्जा पूरी पैदा नहीं हो रही, तो अंदर भी राशनिंग शुरू हो जाती है, ब्लैक शुरू हो जाती है। अच्छा, तो अब हमारा सिस्टम क्या करेगा, सुपर इंटेलिजेंट है, वो कहेगा भी ऐसा है, अभी इसके हार्ट को संभालो, ब्रेन वाला काम ये बाद में कर लेगा। तो जो हमारे मोस्ट क्रिटिकल ऑर्गन्स है, उनको तो एनर्जी पूरी देने की कोशिश करेगा जितनी दे सकता है, बाकियों की सप्लाई थोड़ी थोड़ी कम कर देगा। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब उनकी सप्लाई कम होगी, तो आप कहते हैं कि साहब आजकल चीज़ें याद नहीं रहती, मेमोरी कम हो गई। हाँ, ये तो मेरे साथ हुआ है क्योंकि जब वाइफ बोलती है ना घर से कि ये संभाल लेना, तो पक्का भूल जाता हूँ। तो आप कहेंगे कि साहब जो ये चीज़ याद नहीं रहती आजकल, तो क्या हो गया? क्योंकि हमारी एनर्जी सप्लाई कम होनी शुरू हो गई है, तो वो ऑर्गन्स को पूरी एनर्जी नहीं मिल रही है। एनर्जी नहीं मिल रही है तो वो ऑर्गन धीरे धीरे वीक पड़ता चला जा रहा है, वो हमारी बीमारी का कारण बनता चला जा रहा है। लेकिन अगर उनको फुल सप्लाई मिल रही है, तो उस ऑर्गन को वीक पड़ने की जरूरत नहीं है, तो वो अपना पूरा काम करेगा। तो ब्रीदिंग तो अपने आप में एक पूरा का पूरा विज्ञान है। मतलब इससे और आगे जाएंगे, जिसकी चर्चा फिर कभी करने की कोशिश करेंगे। तो इससे तो हमने वो एक अपना कभी मौका लगेगा तो स्वतंत्र उस पर कार्य करेंगे कि बच्चे तो इस पर चमत्कार करके दिखा देते हैं हमें इस छोटे से प्रयोग से। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि आप बच्चे की आंख पर पट्टी बांध दें और बच्चा ये छू करके बता दे कि इस सोफे का कलर क्या है? कैसे जी, तो वो भी ब्रीदिंग से ही होता है। उस विज्ञान के ऊपर फिर कभी आएंगे कि ये कैसे हो जाता है। मैंने तो आज जो हमने ब्रीदिंग के ऊपर चर्चा की है वो केवल शुरुआती चर्चा है।
वो केवल इंट्रोडक्टरी है। इसमें ये बहुत- विज्ञान यहाँ से शुरू होता है, ये विज्ञान यहाँ पर समाप्त नहीं होता। दिस इज ओनली अ बिगिनिंग ऑफ व्हाट वी टॉक ऑफ ब्रीदिंग। अब मेडिटेशनल साइंस के अंदर इसीलिए तो ब्रीदिंग पर इतना जोर दिया गया है कि यहाँ से आप यात्रा शुरू करेंगे। जब आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, जब आपके मेडिटेशन क्या है, थॉटलेसनेस की स्टेज मेडिटेशन है, तो ब्रेथ जितना डीपर, जितना लॉन्गर, जितना म्यूजिकल हो जाएगा, थॉट्स उतने कम हो जाएंगे, आपका इमोशनल बैलेंस उतना ज़्यादा हो जाएगा, तो आप मेडिटेटिव स्टेट में जा सकेंगे। इसलिए एवरी टेक्निक ऑफ मेडिटेशन टॉक्स ऑफ ब्रेथ एज द फर्स्ट स्टेप। वो ब्रेथ से ही शुरू करते हैं। उसके शुरू करने के पीछे कारण यही है कि ब्रेथ को साधे बगैर, ब्रेथ को जाने बगैर, ब्रेथ के ऊपर काम किए बगैर आप कैसे तो मन को साधेंगे, कैसे विचारों को साधेंगे, कैसे इमोशंस को साधेंगे, वो तो काम पूरा ही नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए ब्रेथ हैज बिकम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इट। ऑफ कोर्स योग में पहले आसन के ऊपर ही करवाया, भी पहले शरीर को ठीक कर ले, तो ये उसका विज्ञान है जी। सर अब यहाँ पे ना मेरा आखिरी सवाल है, बस ये आज का पॉडकास्ट हम यहीं करेंगे क्लोज। सर मेरा एक आखिरी सवाल ये है, बहुत अच्छी बात है ब्रेथ को ध्यान से लो। सर सुबह आधा घंटा बोलोगे मैं कर लूँगा, जी पूरा दिन भर कैसे करूँ, इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे लाया जाएगा पूरा दिन भर? मैंने तो पहली बात तो सुबह आधा घंटा करने के लिए आपसे कहा ही नहीं। हाँ मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि आप सुबह 10 मिनट कीजिए, अच्छा। दोपहर को 10 मिनट कीजिए, शाम को 10 मिनट कीजिए। अच्छा जरूरी नहीं है ना। आप तो गाड़ी, आपके पास ड्राइवर है, आपके पास ड्राइवर नहीं है तो आप मेट्रो में चलते हैं, आप बस में चलते हैं, आप ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं, वहीं पे बैठे बैठे कर लो। एज सिंपल एज दैट। वाह यार, ये तो कभी सोचा ही नहीं। हाँ, मैं तो डर ही लग रहा था ये तो टाइमलेस प्रोग्राम है। अच्छा 10 मिनट नहीं कर पा रहे, 5 मिनट कर लीजिए, 3 मिनट कर लीजिए। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपको एक पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, आपको फाइल पर एक डिसीजन लेना है कि इसको मैं ऑडिट ऑब्जेक्शन लगाऊं कि नहीं लगाऊं, या इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आपने अपने क्लाइंट को एडवाइस देनी है। आप एक प्रयोग करके देखिए, आपको जब आंसर नहीं मिले ना, तो 2 मिनट के लिए आप ऐसे डीप ब्रीदिंग कीजिए, आपका माइंड स्टेबल हुआ, आपको आंसर समझ में आ जाएगा। यू हैव अ सॉल्यूशन विद इन, यू डोंट हैव टू गो आउटसाइड। हाँ, हम बाहर किताबों में ज्ञान, किताबें सहायक हैं, असली चीज तो भीतर है। तो उसकी सहायता लीजिए, पर उसको अंतिम मत मान लीजिए। वो किताब समझ में तब आएगी, उस किताब का अर्थ समझ में तब आएगा जब अंदर की बत्ती जल रही होगी। तो उस बत्ती को बुझा करके किताब को समझने का प्रयास करेंगे। आपके साथ क्या ऐसा नहीं होता, कर यार ये तो इतना सिंपल सी बात थी, समझ नहीं आई। बहुत बार होता है। तो वो ये जो चीज है ना, जो इंट्यूटिव पावर है, मैं आपको कह रहा था, जो बच्चों के बारे में चर्चा करेंगे, ये इंट्यूशन के जागृत करने का एक सिस्टम है। जब आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो कैसे आपका न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, कैसे पीनियल एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है, पिट्यूटरी एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है, और कैसे आपकी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, कैसे आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाती है, कैसे आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ठीक होने। जैसे आप एंगर नहीं करेंगे, पीस में रहेंगे, तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ठीक रहेगी ना। जब आपकी ब्रीदिंग ठीक रहेगी और आपकी थिंकिंग प्रोसेस ठीक होगी, इंट्यूटिव पावर जागृत होगी, तो आपकी डिसीजन मेकिंग ठीक होगी ना। You will be a successful entrepreneur, you will be a successful executive, you will be a successful student, you will be a successful sports person. आपको मैं ये बता दूं, अमेरिका के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल लेने का सीक्रेट उनकी ब्रीदिंग टेक्निक के पीछे है, जो उन्होंने सारी दुनिया से छुपा के रखी हुई है। कि आपका जो, आपको मालूम है लेटेस्ट जो इस बार का ओलंपिक का जो स्प्रिंट का गोल्ड मेडल मिला, उसमें और नेक्स्ट खिलाड़ी में डिफरेंस कितना था, ध्यान है आपको? 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा बस जी। तो वो इस चीज के लिए जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसमें ब्रीदिंग के ऊपर इतना ज्यादा काम कर रहे हैं कि आपको स्टेप शुरू करने से पहले कितनी लंबी ब्रेथ लेनी है और कितना होल्ड करना है। एंड दैट दे हैव केप्ट एज ए सीक्रेट फ्रॉम द वर्ल्ड, दे हैव नॉट शेयर्ड। कहीं ना कहीं हमारी चीजें हैं सर, ये ये तो फिर हमें, ये तो हमारा दायित्व है ना, हम तो उनको दोष नहीं दे सकते, हमें तो इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। हमारी विद्या होने से काम थोड़ी चल जाएगी। सर ये चीजें तो बहुत डिटेल में सीखने की जरूरत है। अब मुझे समझ में आ रहा था आप क्यों कह रहे थे ब्रीदिंग के ऊपर तो कितना मर्जी कंटेंट ले लो। और मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था सर से कि सर ब्रीदिंग पे क्या ही बोलोगे सर, क्या सांस ही तो लेना है, अंदर बाहर लंबी सांस बोल दोगे ज्यादा से ज्यादा, और क्या।
सर इसको सीखने के लिए और अच्छे से सीखने के लिए मुझे पता है शायद फिजिकल में ज़्यादा अच्छे से ऑब्वियसली ये इसके थ्रू भी बहुत अच्छे से हमें नॉलेज मिली है, लेकिन फिजिकल सेंटर कहाँ पे है सर? इसको सीखने के लिए हमें कहाँ आना नहीं, होगा? जैसा आपने शुरू में परिचय के दौरान कहा, अध्यात्म साधना केंद्र है छतरपुर दिल्ली में, बिल्कुल। और 60 साल से ये सेंटर काम कर रहा है। अच्छा। और वहाँ पर इसकी पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ नेचुरोपैथी भी है, आसन है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, जैन मेडिटेशन सेंटर है। और उस पर उस सेंटर में हमने हार्ट की डिजीज़, डायबिटीज़, अस्थमा, ब्लड प्रेशर, इंसोम्निया, डिप्रेशन, एग्रेशन, इस पर तो काम किया ही किया है। हम तो पार्किंसन पर काम कर रहे हैं। पार्किंसन मतलब सर? पार्किंसन बीमारी तो इरिवर्सिबल है। ओह। पार्किंसन जिसमें यूं हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं, आप अच्छा, कुछ भी अच्छा, काम नहीं कर सकते, और अल्टीमेटली डेथ तक हो जाती है। और मेडिकल साइंस में वो इरिवर्सिबल डिजीज है। हमने एक एक महीने में इन प्रयोगों को करवा करके उनमें 20-20, 25-25% उनके अंदर असर देखा है, केवल एक महीना वहां रह करके। अच्छा। पर कठिनाई यही आती है कि जब वो स्टेज पे पहुंच जाते हैं, वो उनको सबसे ज्यादा कठिनाई आती है उनको सांस ठीक करवाना। जो सांस ठीक कर लेता वो कर ही नहीं पाता, क्योंकि पार्किंसन के अंदर जो उसके हाथ पैर कांपने हो गए, इसका मतलब सांस तो उसकी डिस्टर्ब है ही है। हम उससे कहते हैं सांस ठीक से ले, नहीं ले पाता मैं। इट बिकम्स टू लेट इन लाइफ, इट बिकम्स टू लेट। तो उसको अगर वो पहले से सांस ठीक ले रहा होता तो यहाँ पर पहुंचता ही नहीं। वो डिमेंशिया है, अल्जाइमर है, मतलब यू नेम इट, आपने इस पे काम करना शुरू किया, दिस इज बेस्ट इंश्योरेंस। सर ऐसा नहीं लग रहा कि हमारा इंडिया देश जो है वो योग गुरु था, राइट नाउ रोग गुरु बन गया है? रोग ही रोग है यहाँ पे। बताओ कौन से में हम नंबर 1 नहीं है? हम चाइल्ड ओबीज में नंबर 1 पहुंचने वाले हैं, डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड हो चुके हैं, डिप्रेशन कैपिटल हमें डिक्लेयर कर दिया गया है। तो हम लोग अपनी पुरानी चीजों की नहीं, लेकिन हम जाग भी रहे हैं। जाग रहे हैं ना? जाग रहे हैं, बड़ी तेजी से जाग रहे हैं। अब ये इंटरनेशनल योगा डे भी तो हमारे कंट्रीज ने डिक्लेयर करवाया। अब इंटरनेशनल मेडिटेशन डे भी आ गया। आज घर घर में लोग योग का अभ्यास कर रहे हैं। तो मैं बहुत आशावान हूँ। हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। मुझे भी बड़ी आशा मिली है। लेकिन सर टू बी वेरी फ्रैंक, मैं झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैंने रियली फील करा है अभी ये मेडिटेशन आपका। छोटा सा ही था, चाहे लंबी सांस और छोटी सांस का। ऑल्दो प्राणायाम मैं बचपन में करता था, लेकिन भाग दौड़ में सब छूट गया। जी 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 जी, वो हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट नहीं बना। हाँ, नहीं बन पाया। लेकिन हाँ, आज के बाद डेफिनेटली मैं इसके ऊपर कुछ तो करने वाला हूँ। सर कोई यूट्यूब चैनल वगैरह भी है आप लोगों का जिसके थ्रू हम कनेक्ट हो सकते हैं? लोग केसी जैन मेडिटेशन के नाम से, केसी जैन मेडिटेशन के नाम से मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन आपको फ्लैश भी हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। आप सर का चैनल प्लीज फॉलो कीजिए, और हाँ डेफिनेटली वहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट इससे रिलेटेड मिलेगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको हमने कुछ वैल्यू जनरेट जरूर की होगी, जो आपको फिजिकल मेंटल हेल्थ में ज़रूर हेल्प करेगी। कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस ज़रूर बताइएगा। हम सर से एक और पॉडकास्ट का टाइम लेके जल्दी ही मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।